नमस्कार प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से पीसीबी ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात कर रहे हैं थर्मल फिजिक्स में लेक्चर नंबर 5 की। आई होप कि आपने लेक्चर नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया होगा। तो अब आगे हम बात करते हैं वाटर इक्विवेलेंट की। ठीक है, वाटर इक्विवेलेंट एक टर्म आपको यहाँ पर जानना है, जिसको हम एम डब्ल्यू से डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल एम और सबस्क्रिप्ट में डब्ल्यू। तो क्या होता है ये? तो देखिए, एक कंटेनर में हम लोग कोई लिक्विड ले लिए। जैसे आपको अगर कहेगा कि हमने आपको कोई भी सब्सटेंस दिया किसी भी अमाउंट का, उसका वाटर इक्विवेलेंट कुछ दे दिया। ठीक है, जैसे 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, ऐसा कुछ दे दिया। तो इसका क्या मीनिंग होता है, इसी को समझने के लिए यहाँ पर हम लोग ने कोई कंटेनर लिया और उसमें कोई भी सब्सटेंस, जनरली मान लीजिए कोई लिक्विड है, तो वही आपको दे दिया और उसका वाटर इक्विवेलेंट और उसका जो मास है वो हो गया ml। ठीक है, जो भी लिक्विड हमने इसमें लिया वो हो गया ml। और इस लिक्विड की जो स्पेसिफिक हीट होगी वो मान लीजिए SL है। और हमने कुछ बर्नर लगा करके इसमें हीट एनर्जी सप्लाई किया, है ना, इधर से हीट एनर्जी सप्लाई किया। तो मान लीजिए डेल्टा Q1 हीट एनर्जी हमने यहाँ पे इसको सप्लाई किया। जिससे क्या हुआ, जिससे इसका टेम्परेचर डेल्टा थीटा 1 से इंक्रीज कर गया। ओके, तो ऐसा हो सकता है। तो किसी कंटेनर में हमने किसी गिवन अमाउंट कोई भी दिया और उसको हमने लिया हुआ यहाँ पर, और हमने उसका क्या किया, उसको कुछ डेल्टा Q1 अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया। जिससे क्या हुआ, जिससे इसका टेम्परेचर डेल्टा थीटा 1 से राइज कर गया। तो हमको पूछता है कि ये जो हमने आपको सब्सटेंस दिया है ml मास का, उसका वाटर इक्विवेलेंट क्या है। सो बताइए, गिवन है SL, मतलब इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो भी है इस लिक्विड का वो दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को करना क्या है, वाटर का इतना अमाउंट इसमें लेना है, वाटर का दैट मच अमाउंट आपको लेना है यहाँ पे, जिसमें कि आपने जितना हीट यहाँ सप्लाई किया था उतना ही हीट आपको यहाँ भी सप्लाई करना है। और जितना टेम्परेचर राइज यहाँ हुआ था उतना ही टेम्परेचर राइज अगर यहाँ पर हो जाता है, तो जो आपने वाटर का अमाउंट यहाँ पर लिया है, तो वो वाटर का अमाउंट क्या कहलाएगा, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ दिस सब्सटेंस जो आपने यहाँ पर लिया हुआ है। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। आपको पूछेगा कि हम आपको कोई सब्सटेंस दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी अमाउंट का क्यों ना हो। ठीक है, तो हमने मान लिया उसका मास ml है। जो सब्सटेंस आपने दिया है उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी SL है। ठीक है, तो इसका वाटर इक्विवेलेंट क्या कहलाएगा, क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको हम डेल्टा Q1 हीट सप्लाई करते हैं, जिससे क्या होता है, इसका टेम्परेचर डेल्टा थीटा 1 से राइज कर जाता है। और फिर हम क्या करते हैं, इसी तरह के एक आइडेंटिकल कंटेनर में वाटर का कुछ अमाउंट लेते हैं। इस वाटर का जो भी अमाउंट आप लोगे, उसमें ये अब खास बात होनी चाहिए कि जितना अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई आपने यहाँ पे डेल्टा Q1 के रूप में इस पहले सब्सटेंस को दिया, जिसका वाटर इक्विवेलेंट आपको फाइंड करना है, तो अगर उतना ही अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई हमने यहाँ भी दे रखा है वाटर को, और उससे क्या हुआ, जितना टेम्परेचर राइज फर्स्ट केस में हुआ था इस सब्सटेंस के साथ, उतना ही टेम्परेचर राइज आपका यहाँ सेकेंड केस में वाटर के साथ भी होना चाहिए। तो वाटर का जो भी अमाउंट आपने लिया हुआ है यहाँ, अमाउंट ऑफ वाटर टेकन, दैट इज नोन एज वाटर इक्विवेलेंट फॉर दिस सब्सटेंस। ठीक है, तो इसी का मतलब हो गया यहाँ पर मैथमेटिकली आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मैथमेटिकली फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इफ जो गिवन अमाउंट ऑफ डेल्टा Q1 है दैट इज इक्वल टू हीट सप्लाई टू द वाटर, अगर दोनों का हीट एनर्जी सप्लाई सेम हो, जिससे क्या हो, एंड टेम्परेचर राइज दोनों में सेम सेम हो जाए, थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2। ठीक है, तो अगर हीट सप्लाई दोनों में सेम और उसके चलते टेम्परेचर राइज दोनों में सेम, तो फिर जो यहाँ अमाउंट ऑफ वाटर लिया गया है, देन MW इज नोन एज वाटर इक्विवेलेंट फॉर सब्सटेंस, ये जो आपने लिया है फॉर सब्सटेंस ml। ठीक है, जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी SL है, सब्सटेंस ml हैविंग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी SL।
ठीक है। तो सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई करने पर अगर सेम अमाउंट ऑफ राइज इन टेम्परेचर हो जाए गिवन सब्सटेंस में और लिए गए अमाउंट ऑफ वाटर में, तो अमाउंट ऑफ वाटर जो होगा वो कहलाएगा वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द गिवन सब्सटेंस। ठीक है, तो इसी चीज को अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। हाँ जी बच्चों, तो डिफाइन करने के लिए यहाँ शॉर्ट में आप ऐसे समझ सकते हैं, द अमाउंट ऑफ वाटर टेकन विच शोज द सेम राइज इन टेम्परेचर। इतना अमाउंट ऑफ वाटर ही आपको लेना है जो कि सेम राइज इन टेम्परेचर को शो करे ड्यू टू इक्वल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई। जितना अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई आपने गिवन सब्सटेंस को दिया है उतना अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई आपको टेकन वाटर को लेना है। तो अगर आपका सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की वजह से सेम राइज इन टेम्परेचर होता है तो ये लिया गया जो वाटर का अमाउंट है दैट इज नोन एज वाटर इक्विवेलेंट। तो द अमाउंट ऑफ वाटर टेकन व्हिच शोज द सेम राइज इन टेम्परेचर ड्यू टू इक्वल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई एज इन द गिवन सब्सटेंस इज नोन एज वाटर इक्विवेलेंट, और इसको शो करते हैं एमडब्ल्यू से। क्लियर हो गया। अब इसमें देखिए थोड़ा सा फर्दर, आपने देखा कि जो भी डेल्टा Q1 हमने यहाँ पे सप्लाई किया दैट इज इक्वल टू डेल्टा Q2 जो यहाँ पे सप्लाई हुआ, और डेल्टा थीटा वन इक्वल टू डेल्टा थीटा, एंड लिख सकते हैं डेल्टा थीटा वन इक्वल टू डेल्टा थीटा टू। तो यहाँ पर जरा सा आप देखिए, आगे बढ़ाइए, डेल्टा Q1 जो यहाँ गया वो क्या क्या काम करेगा, एम एस डेल्टा थीटा वन, और जो डेल्टा Q2 गया वहां पर वो क्या काम करेगा, तो एम एस और वो डेल्टा थीटा टू का काम करेगा, राइट। अब चूंकि आपका डेल्टा थीटा वन डेल्टा थीटा टू आपस में बराबर था तो ये आप यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो। अभी ये क्या बन गया, अभी ये बन गया एम एल एस एल इक्वल टू एम डब्ल्यू एस डब्ल्यू। क्लियर है। और यहीं पर खास बात आती है, इन सीजीएस सिस्टम, अगर हम लोग सीजीएस सिस्टम में बात करते हैं तो एस डब्ल्यू की वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, यूनिट में लिखें तो 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो एस डब्ल्यू की वैल्यू हो जाती है 1, तो आप लिख सकते हैं कि ये एम डब्ल्यू इंटू 1 मतलब एम डब्ल्यू बराबर एम एल इंटू एस एल। ठीक है, एम डब्ल्यू बराबर एम एल इंटू एस एल। इसका मतलब देखिए यही बहुत ही खास इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, वीवीआई हो गया, कि अगर आपको किसी भी गिवन सब्सटेंस का मास नहीं मालूम, उस सब्सटेंस का एसएल नहीं मालूम मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं मालूम, लेकिन आपको अगर कह दिया कि उस सब्सटेंस का वाटर इक्विवेलेंट इतना है, एम डब्ल्यू है, 50 ग्राम है, 20 ग्राम है, 50 ग्राम, 100 ग्राम, कुछ भी दे दिया इस तरह से कि उसका वाटर इक्विवेलेंट इतना है, आपको सीजीएस सिस्टम में आपको वो दे दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ना तो आपको उस सब्सटेंस के मास की जरूरत है ना तो उस सब्सटेंस के स्पेसिफिक हीट की जरूरत है, क्योंकि उन दोनों का प्रोडक्ट आपका क्या आएगा, वाटर इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो अगर आपको कहता है कि किसी दिए गए सब्सटेंस का वाटर इक्विवेलेंट 50 ग्राम है तो इसका मतलब हो गया कि सीजीएस सिस्टम में ही जो सब्सटेंस आपने मुझे दिया है अगर मैं उसका मास और उसके स्पेसिफिक हीट को प्रोडक्ट करूं, गुना करूं, मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, 50 मिलने वाला है। ठीक है, तो आसानी से हम एम एल एस एल की जगह क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, एम डब्ल्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, तो इसको जरा सा लिख लेंगे। हाँ जी बच्चों, तो देखिए, तो हेंस फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि we can say that if the water equivalent of any substance is given then in CGS system it will be equal to the product of the mass and specific heat capacity। प्रोडक्ट हो जाएगा किसका किसका, मास का और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का ऑफ द गिवन सब्सटेंस। तो सीजीएस सिस्टम में अगर आपको कह दिया कि किसी का वाटर इक्विवेलेंट इतना है तो इसका मतलब है कि आप उस सब्सटेंस के मास और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मल्टीप्लाई करके अगर आप लिखोगे तो वो किसके बराबर होगा, गिवन वाटर इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएगा। सो एम डब्ल्यू विल बी रिप्लेस्ड विथ एम एल इंटू एस एल, या एम एल एस एल विल बी रिप्लेस्ड विथ एम डब्ल्यू। ठीक है, तो इसका जब हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे तो उसमें यूज करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि इस टॉपिक में थ्योरी तो लगभग इतना ही है, अब इसमें हम लोग को ये समझना है कि इसमें प्रॉब्लम्स किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो कैलोरीमेट्री में आपने देखा कि एक तो आपको फेज डायग्राम को समझना था, जिसमें आपने देखा कि जब आपका सॉलिड फेज में कोई सब्सटेंस है, आपने उसको हीट सप्लाई किया तो उसका टेम्परेचर राइज होता चला गया और फिर वो अपने मेल्टिंग पॉइंट तक पहुँचता है। मेल्टिंग पॉइंट पर जब वो आ जाता है तो अभी भी वो हीट को जब गेन करता है तो उसका टेम्परेचर राइज तो नहीं करता लेकिन उसका फेज चेंज होना शुरू हो जाता है। ठीक है,
फेज चेंज होना शुरू हो जाता है, तो इसी जितनी एनर्जी वो उस वक्त एक्वायर करता है अपने पूरे फेज चेंज करने के लिए, उसको रिक्वायर होती है, उसको ज़रूरत होती है जितनी एनर्जी की अपनी फेज को चेंज करने के लिए, उसको आप क्या कहते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। ठीक है, लेटेंट हीट बोलते हैं। तो इस बीच में जब वो फेज चेंज कर रहा होता है तो वहाँ पर आपको सॉलिड स्टेट में भी सब्सटेंस मिलेगा और लिक्विड स्टेट में भी मिलेगा, लेकिन टेम्परेचर राइज नहीं होगा। और टेम्परेचर किसके बराबर होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट के बराबर होगा। वाटर के केस में अगर हम लोग देखें कि आइस जो है, अगर मान लीजिए -20 डिग्री सेल्सियस पर है और आपने उसको हीटिंग करना शुरू किया, हीट एनर्जी सप्लाई करना शुरू किया, तो -20 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर राइज करना शुरू होगा और 0 डिग्री सेल्सियस तक ये लगातार राइज करेगा आपको एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू। ये सब आपने फेज डायग्राम में देखा हुआ है पिछले लेक्चर में। उसके बाद वो जब मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है तो उस हीट को वो अभी भी गेन कर रहा है, लेकिन उसका टेम्परेचर का राइज करना स्टॉप हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है कि आइस अब मेल्ट करना शुरू कर देता है और वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, लेकिन टेम्परेचर अभी भी क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो जब ये फेज चेंज की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, मतलब पूरा पूरा आइस जो है वो पूरा पूरा वाटर में कन्वर्ट हो चुका है, तब जब आप उसके बाद भी फर्दर हीट सप्लाई करना कंटिन्यू रखते हैं, तब जाके टेम्परेचर 0 डिग्री से ऊपर उठना शुरू होता है। और अब ये पूरी तरह से वाटर बन चुका है, तो फिर ये ऊपर उठता है एक अलग स्लोप के साथ। आप जानते हैं यहाँ स्लोप की वैल्यू हाफ हो जाती है, पहले के रिस्पेक्ट में आइस के रिस्पेक्ट में आधी हो जाती है। और उसके बाद ये ऊपर उठता है 100 डिग्री सेल्सियस तक। 100 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर राइज होता है, हीट सप्लाई होता रहता है, ये 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता है। और फिर वहाँ पर एक बार फिर से फेज चेंज की प्रक्रिया होती है, और ये होती है 100 डिग्री, मतलब उसके एक बॉइलिंग पॉइंट पर। ठीक है, तो वहाँ भी एक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है। तो ये सब हमने देखा आइस के केस में। इसमें जो 4 इम्पोर्टेंट क्वांटिटी थी उसको हमें न्यूमेरिकल बनाते वक्त याद रखना होगा। अगर क्वेश्चन में दिया है तो ठीक, नहीं तो हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। एक तो आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस, जो एक बार फिर से कह दूं, 0.5 कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होता है। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर वाटर, जो शॉर्ट में आप SW भी कह सकते हैं, वो आपका ऑलमोस्ट 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस आपको प्रॉब्लम में यूज़ करना है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, जब मेल्टिंग वाली बात आती है, आइस को मेल्ट होना है, तो वो हमारा 80 कैलोरीज पर ग्राम आता है। और जब वेपोराइजेशन की बात आती है तो लगभग 540 कैलोरीज पर ग्राम आपका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये 4 डेटा तो निश्चित रूप से आपको याद रखना होता है। ठीक है, फिर आप अगर इसको SI सिस्टम में अगर आप बदलते हैं तो फिर क्या चेंजिंग करनी पड़ती है आपको। तो इसमें जो एक और ख़ास बात याद रखना होगा, 1 कैलोरी 4.18 जूल, जो लगभग में 4.2 जूल के रूप में भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इन डेटास को अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा रखें तो आइए देखिए ये किस तरह से ये सब हो गया। यहाँ पर कैलोरी प्रति ग्राम वाला जितना है ये सब CGS में हो गया, और अगर SI में इसको कन्वर्ट करते हैं तो आइए फिर से देख लें वो कितना होगा। हाँ जी बच्चों, तो SI सिस्टम में यही थोड़ा सा काम यहाँ पे समझ लीजिए आप। 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस अगर करना है तो 1 कैलोरी को मैंने जैसा बताया लगभग 4.2 जूल का इस्तेमाल करिएगा। 1 ग्राम है तो इसको 10⁻³ kg लिख सकते हैं। पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन एक ही चीज़ है, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आप इसको यहाँ डायरेक्ट नोट कर सकते हैं। तो ये कितना हो गया, 4.2 × 10⁻³ जूल पर kg पर केल्विन। और अगर 1 कैलोरी पर ग्राम सीधा सीधा है तो 4.2 जूल 1 कैलोरी की वजह से आ गया, और नीचे में जो ग्राम है उसकी वजह से 10⁻³ kg हो गया। 10⁻³ ऊपर चला जाएगा तो ये प्लस में, तो 4.2 × 10⁻³ जूल पर kg हो गया। ठीक है, इस तरह से। अब इन डेटास का इस्तेमाल आप यहाँ पे कर लो। आइस के लिए आपका ये था 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, तो आपने निकाला हुआ कि 1 के लिए इतना, तो 0.5 के लिए कितना, तो इसका ठीक आधा हो जाएगा, क्योंकि 0.5 मीन्स हाफ होता है। सो आपको क्या करना है, इसका हाफ कर देना है। सो 2.1 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, वो आ गया यहाँ पे जूल पर kg पर केल्विन। और ये 1 था ही, इसलिए ये भी जितना था उतना है, तो सीधा सीधा आ गया, है ना, SI सिस्टम में। तो उसके बाद ये 80 कैलोरी पर ग्राम है, तो इसको यहाँ पर से यूज़ कर लो। 1 कैलोरी पर ग्राम को 4.2 × 10⁻³ जूल पर kg कर सकते हैं। तो 80 है तो 80 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 3.36 × 10⁻5 जूल पर kg आ जाएगा।
और 540 कैलोरी पर ग्राम है, तो इसको भी यहाँ 540 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4.2 10 पावर 3 को, क्योंकि 1 कैलोरी पर ग्राम इज 4.2 इंटू 10 पावर 3। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ देखो मैंने कर दिया, इसका जीरो इसमें दे दिया तो 42 हो गया, तो 54 इंटू 42 यहाँ पे आ गया। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 2268 आ रहा है, उसके हिसाब से 2.68 10 पावर 3 यहाँ से और 3 पहले से था, तो आपका ये 10 पावर 6 जूल पर केजी बन जा रहा है। तो एसआई सिस्टम में आपको जो है ये वाला थोड़ा सा ध्यान में रखना है, दिस ऑल आर इन एसआई यूनिट। और ये जो आपका ऊपर में ये आ गया ये वाला 1 2 3 4, ये तो लास्ट में ऐसा ही कन्वर्जन कर दिया बिटवीन सीजीएस एंड एसआई। तो यहाँ पर आपका ये सीजीएस सिस्टम हो गया या सीजीएस यूनिट हो गया, ठीक है, उसमें हो गया ये। तो ये जहाँ पर भी जरूरत पड़ेगा हमको इस्तेमाल करना है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि हीट कैपेसिटी की बात तो हो गई थी। हीट कैपेसिटी हो गया कि किसी भी अमाउंट का सबस्टांस अगर हम आपको दें तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करने के लिए जितना हीट एनर्जी का जरूरत होगा वो हो गया उसका हीट कैपेसिटी, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हो गया 1 डिग्री सेल्सियस से हमको यहाँ भी राइज करना है, लेकिन 1 यूनिट ऑफ सबस्टांस के लिए हमको राइज करना है, ठीक है। तो ये सब कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी की तरह ट्रीट होता है यहाँ पे, जबकि हीट कैपेसिटी जो है वो दिए गए सबस्टांस के अमाउंट में जितना ज़्यादा दोगे उतना ज़्यादा हमको हीट एनर्जी की ज़रूरत होगी उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए। तो गिवन सबस्टांस के अमाउंट पर डिपेंड कर जाता है। तो यहाँ तक तो आपने पढ़ाई कर लिया, वाटर इक्विवेलेंट को भी समझ लिया। अब आप इतनी जानकारी को जुटाने के बाद अब आप प्रॉब्लम कर सकते हो। तो सबसे पहला टाइप का इसमें जो प्रॉब्लम आपका होता है उसमें क्या देता है, उसमें आपको दे देगा कि जैसे मैंने आइस रखा हुआ है -20 डिग्री सेल्सियस पर, -30 डिग्री सेल्सियस पर, -50 डिग्री सेल्सियस पर, किसी भी टेम्परेचर पर आपको आइस रखा हुआ दे देगा। बोलेगा मेरे को इस आइस में हीट को सप्लाई करते हुए इसको अब मेरे को वाटर बनाना है, और वो मान के चलिए वाटर मुझे 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना है ना। तो जो -50 डिग्री सेल्सियस पर आपका मान लो आइस था उसको आपको क्या करना है, अब 80 डिग्री सेल्सियस तक वाटर बनाना है, तो इसके लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह के सवाल हो सकते हैं। या फिर उसको 100 डिग्री सेल्सियस पर वेपर बनाना है तो कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको आते हैं, तो आइए ज़रा उसको समझते हैं। आइए बच्चों, बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल है, देखते हैं यहाँ पे। जैसे दिया हुआ रहेगा, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्टिंग, एक नंबर में 1 ग्राम ऑफ आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस इंटू 1 ग्राम ऑफ वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस, या 2 नंबर में 10 ग्राम ऑफ आइस एट -50 डिग्री सेल्सियस इंटू 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए पहला दोनों एक ही जैसा है। पहला कैसे बनाना है, 1 ग्राम ऑफ आइस है आपके पास और वो क्या है -20 डिग्री सेल्सियस पर है। तो पहले जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे। 1 ग्राम ऑफ आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस को हमको फाइनली कन्वर्ट करना है 1 ग्राम ऑफ वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस, इसमें कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमको कितना हीट सप्लाई करना है ये फाइंड करना है। तो देखिए बच्चों, डायरेक्ट तो ये ऐसे हो नहीं जाएगा, स्टेप वाइज ही होगा। तो पहले स्टेप में जो हीट रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी, तो वो -20 डिग्री सेल्सियस से इसके टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस तक ले जाने के लिए होगी। तो उसको हम मान लेते हैं डेल्टा Q1 हीट सप्लाई हुआ, और इसके बाद जब हीट सप्लाई हुआ तो 1 ग्राम ऑफ आइस जो है वो एट 0 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, ठीक, 0 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। तो यहाँ पर जो फार्मूला आपका लगेगा वो क्या लगेगा, तो ये मैं बता दूं आपको, चूंकि टेम्परेचर राइज का फार्मूला है तो MS डेल्टा थीटा लगेगा। ओके, यहाँ पर ध्यान रखिएगा डेल्टा Q जो होगा ये दो ही केस में, या तो MS डेल्टा थीटा लग रहा होगा या तो आपका M×L लग रहा होगा। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो भी होगा वैल्यू रखेंगे, हो जाएगा। इन्हीं दोनों में से कोई एक हीट का रिक्वायरमेंट आपको जहाँ तक होता रहे। जब भी टेम्परेचर राइज होगा तो टेम्परेचर राइज वाला फार्मूला लगाएंगे, जब फेज चेंज होगा तो फेज चेंज वाला फार्मूला सेकंड फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपका डेल्टा Q1 अगर आप देखो तो जो 1 ग्राम ऑफ आइस है उसका मास चलेगा, आइस का S आइस चलेगा, तो मैं यहीं पर S आइस भी लिख देता हूँ। और यहाँ पर फिर डेल्टा थीटा -20 से 0 आया है तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लिखना, मतलब कि 0 -20 मतलब +20। कितने का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, -20 से 0 आएगा, -20 से 0 आएगा तो कितने का चेंज हुआ, 20 डिग्री सेल्सियस का चेंज हुआ।
तो वही पॉजिटिव में आपको 20 लिखना होगा। तो 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस का हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अब फेज चेंज होगा। तो यहाँ पर जो भी अमाउंट आपका रिक्वायर्ड होगा वो डेल्टा Q2 मान लो, जो फेज चेंज होगा, इसलिए M इंटू LF का फॉर्मूला चलेगा। और फेज चेंज हो गया मतलब फेज चेंज होने के बाद ये क्या बन गया, ये बन जाएगा 1 ग्राम ऑफ वाटर। फेज चेंज हो गया तो 1 ग्राम ऑफ वाटर, लेकिन अभी भी रहेगा ये एट 0 डिग्री सेल्सियस ही, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो इसमें M इंटू LF का काम होगा। अब जब आप इसको यहाँ तक ले आए तो फिर क्या होगा, इसमें फिर फर्दर हीटिंग होगी डेल्टा Q3 के रूप में। और ये डेल्टा Q3 इसका क्या करेगा, इसके टेम्परेचर को, वाटर के टेम्परेचर को 0 से उठा के 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके चला जाएगा। तो ये हो गया हमारा 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस में ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और जब ये यहाँ पर हो गया तो अब फिर से फेज चेंज की प्रक्रिया होगी और तब जाके ये इसमें कन्वर्ट करेगा, है ना। तो 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस का फेज चेंज होगा और फिर जाके ये 1 ग्राम ऑफ वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस बनेगा। तो यहाँ पर भी एक डेल्टा Q4 की जरूरत होगी, जो M इंटू एल भी यहाँ पे उठाएगा और यहाँ पे क्या उठाना था, MSW एंड डेल्टा थीटा। ठीक है, यहाँ टेम्परेचर राइज हो रहा है तो MS डेल्टा थीटा, यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है तो M इंटू एल भी, वाटर से वेपर बन रहा है तो एल भी यूज करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर जो डेल्टा Q था इसका मतलब ये 4 तरह के डेल्टा Q's का सम होगा इस तरह से, डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 प्लस डेल्टा Q3 प्लस डेल्टा Q4। अब डेल्टा Q1 जो है हमारा ये वाला हो गया, मास आपका 1 ग्राम का हो गया। तो मैं चाहूँगा कि आपका डेल्टा Q1, डेल्टा Q2, डेल्टा Q3 ये सारी वैल्यूज़ हम लोग अलग अलग निकाल लेते हैं। तो ये सवाल याद रखिएगा। दूसरा वाला 10 ग्राम ऑफ आइस था -50 पे, मैं लिख लेता हूँ ताकि आप इसको भूलें नहीं। तो 10 ग्राम ऑफ आइस एट -50 को बदलना था कहाँ पे, वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस। तो आई होप कि ये काम तो आप भी कर सकते हैं। चलिए, तो फिलहाल पहले वाले को कंप्लीट करते हैं आपका। तो देखिए डेल्टा Q1 की वैल्यू क्या होगी उसको देखना है सबसे पहले। तो डेल्टा Q1 के लिए हमने क्या देखा, M S आइस एंड डेल्टा थीटा। तो मास कितना है, 1 है, एस आइस बताया 0.5 सीजीएस में ही काम करेंगे यहाँ पर, और डेल्टा थीटा तो -20 से 0, तो टेम्परेचर चेंज कितने का, 20 का। ठीक है, कितना हो गया ये, तो 10 कैलोरी आपको तो यहाँ लग गया। उसके बाद ये वाले में डेल्टा Q, M इंटू LF, डेल्टा Q2 मास 1 और LF फ्यूजन 80 का, तो 80 कैलोरीज तो आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट हो गई। फिर आपका डेल्टा Q3 किस काम में आ रहा है, वो 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस को 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस पर ले जाने के लिए काम में आ रहा है। तो MS डेल्टा थीटा, M हो गया, S वाटर का 1 और डेल्टा थीटा आपका चेंज इन टेम्परेचर 100 का। सो 100 कैलोरी की रिक्वायरमेंट आपको इस यहाँ पर थर्ड वाले में हो गई। और फिर फाइनली आपका डेल्टा Q4, तो इसको फेज चेंज करना है, ठीक है, वेपराइज करना है, M इंटू एल भी से चलेगा। M1 और LV हमने देखा था 540 कैलोरीज, तो 540 कैलोरीज आपको लास्ट में रिक्वायर्ड होगा, तब जाके ये 1 ग्राम ऑफ वेपर में कन्वर्ट होगा। कौन, 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। बस यही 4 निकल के आए, इनको यहाँ पर ऐड कर देना था। तो 10 प्लस 80 प्लस 100 प्लस 540, ठीक है, बस इनको जोड़ दीजिए, आ गया आपका आंसर। तो 0 0 0 0 0 ही रह गया सब में, फिर 4 एंड 8। देखिए सही से जोड़ रहा हूँ मैं, तो 730 कैलोरीज जो है ये आपका यहाँ पर रिक्वायर होता है। ओके, 730 कैलोरीज। तो वैसे भी आपको मैं बता दूं कि अगर 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट किए हुए होते
और फिर आप 1 ग्राम ऑफ वेपर तक आते तो 720, क्योंकि ये वाला वैल्यू जो 10 था फर्स्ट वाला वो सिर्फ छूट जाएगा, बाकी यहाँ से आपका ये वैल्यू कंटिन्यू होगा। तो 720 कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती अगर आप 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस को 1 ग्राम ऑफ वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते तो। ठीक है, तो ये डेटा कभी कभी डायरेक्ट याद रखना चाहिए हम लोगों को। तो क्या कह रहा हूँ मैं, अगर 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना होता 1 ग्राम ऑफ वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो कितने की रिक्वायरमेंट होती डेल्टा क्यू। तो डेल्टा क्यू बस इस 10 को छोड़ दो, बाकी को जोड़ दो। ठीक है, तो कितना हो जाता 720, 500 एक 600, ये दोनों मिला के 120, तो 720 कैलोरी की रिक्वायरमेंट जाती। ठीक है, बाकी ये फर्स्ट स्टेप के लिए 20 का चेंज करना था तो 10 कैलोरी और लगेंगे बर्फ के लिए, वही ऐड हो गया तो 730 कैलोरी आपका आंसर हो गया। समझ सकते हैं इसको। अगर ना समझ आए तो वीडियो को दोबारा चला करके इसको देख लेना है, यहाँ पे आराम से समझ में आ जाएगा। तो स्टेप वाइज काम करना है। -20 से 0 जाएगा, कितना हीट लगा ms डेल्टा थीटा बता देगा। अभी फेज चेंज करना है, अभी ये चूंकि आइस था इसको वाटर में बनाना है, तो फेज चेंज वाला फार्मूला लगेगा, m×l के हिसाब से हीट का रिक्वायरमेंट हो जाएगा, और यहाँ LF चलेगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस अब बन गया 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब फिर से हीट की रिक्वायरमेंट होगी, किस लिए, तो 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस को 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस पर ले जाने के लिए। तो ये आ गया यहाँ पर। सो डेल्टा Q3 बिकम MSW, डेल्टा थीटा का फार्मूला, जब भी टेम्परेचर चेंज होगा MS डेल्टा थीटा का फार्मूला ऑपरेट होगा, आप देख सकते हैं ये वाला। और उसके बाद फिर आपको ये 100 डिग्री सेल्सियस पर ये वाटर आ चुका है, तो अब इसको फेज चेंज करना है, तब ये पेपर में बनेगा। तो आपने इसका यहाँ पर फिर m×LV वाला फार्मूला यूज होगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए दूसरा नंबर वाला सवाल आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करेंगे, जिसमें 10 ग्राम ऑफ आइस जो -50 डिग्री सेल्सियस पर था उसको हमको 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस पर कन्वर्ट करना था। तो वीडियो को पॉज करिए, खुद से इसको सॉल्व करिए, आंसर मिलाइएगा, फिर मैं बनाता हूँ, मैच करेंगे। ओके, तो देखिए बच्चों, आई होप कि आपने किया होगा कि 10 ग्राम ऑफ आइस है आपके पास और वो कितने पर है, -50 डिग्री सेल्सियस पर है। इसको हमको कन्वर्ट करना था 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे सबसे पहले -50 टू 0 डिग्री सेल्सियस पर लाना होगा। इसके लिए क्या करेंगे, MS डेल्टा थीटा का फॉर्मूला चलेगा, S फॉर आइस के लिए चलेगा, डेल्टा Q1 रिक्वायर्ड होगा। फिर आपका यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है तो डेल्टा Q2 जो m×LF के हिसाब से हो जाएगा। फिर आपका लास्ट में यहाँ वाटर 0 पे आ चुका है, अब इसको 0 से उठा के 80 पे ले जाना है, तो MS डेल्टा थीटा फिर से चलेगा। सो आपका 3 बार हीट का रिक्वायरमेंट यहाँ पर स्टेप वाइज होगा, डेल्टा Q1, डेल्टा Q2 और डेल्टा Q3 के रूप में। सो जो यहाँ पे डेल्टा Q आपको ओवरऑल निकालना है, दैट विल बी द सम ऑफ डेल्टा Q1, डेल्टा Q2 एंड डेल्टा Q3, इस तरह से। अब इनको जरा कैलकुलेट कर लीजिए अलग से। तो डेल्टा Q1 MS आइस डेल्टा थीटा, मास 10 ग्राम का था, एस आइस वैल्यू 0.5 इन CGS सिस्टम, और यहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस का चेंजिंग हुआ है, -50 से 0 पे लाए हो तो कितना का चेंज किया, 50 का चेंज किया, और आप इसको गुना कर दो, आ जाएगा 250 कैलोरी। फिर आपने क्या किया, यहाँ पे फेज चेंज की बात की, तो 10 ग्राम आइस को 10 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस पे बदलने के लिए m×LF, तो मास 10 ग्राम और LF की वैल्यू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 कैलोरी पर ग्राम, तो 80 से इंटू कर दीजिए, 800 कैलोरी हो गया। और फिर आपका ये डेल्टा Q3 की बात करिए आप, तो फिर से इसको 10 ग्राम ऑफ वाटर को 0 से अब आपको उठा के 10 ग्राम ऑफ वाटर को 80 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना है हमको, MS डेल्टा थीटा, तो M हो गया 10, SW हो गया आपका 1, और आपका ये डेल्टा थीटा जो हो गया आपका ये 80, 0 से 80 कितने का टेम्परेचर चेंज, 80 का। तो 80 से फिर से आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 800 कैलोरी। अब इन सबको आप ऐड कर दीजिए, तो 800 800 1600 दो 1800 और 50, तो 1850 कैलोरी आपका फाइनल आंसर। मैच किया होगा आई होप सो, तो ये आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, तो कैलोरीमेट्री में तो ये एक बेसिक सा सवाल होता है कि आपको शुरुआत में कुछ दे दिया, आइस का ये अमाउंट है, इतने डिग्री सेल्सियस पर है, इसको वाटर के इतने डिग्री सेल्सियस पर कन्वर्ट करना है, कितना हीट का जरूरत होगा, उस तरह का आपका ये कैलकुलेशन आपने ये देखा आराम से। ठीक है, दूसरा जो इसमें होता है
वो मिक्सिंग ऑफ प्रॉब्लम्स के संदर्भ में होता है कि हमने कुछ आइस लिया, वो कुछ टेम्परेचर पर था और उसमें कुछ हॉट वाटर हमने मिक्स कर दिया, वो किसी और टेम्परेचर पर था। अब हमें देखना है कि इक्विलिब्रियम स्टेट जब अटेंड कर लेगा, मतलब जो भी हीट लॉस और हीट गेन का प्रोसेस था, जो हाई टेम्परेचर पर होगा वो हीट को लूज़ करेगा, जो लो टेम्परेचर पर होगा वो हीट को गेन करेगा। तो जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो मिक्सचर का एक फाइनल कुछ ना कुछ टेम्परेचर आएगा और मिक्सचर में कंटेंट कितना बचेगा, इस पर आधारित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं आपके। तो उसको सॉल्व करने के लिए अब आपको छोटा सा एक हेडिंग यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री उसको बोलते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, जिसका सीधा सा एक ही यहाँ पे लॉजिक है कि हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन, ठीक है। तो अगर सिस्टम में हमारा दो ही बॉडी है या दो ही टाइप का आपका वहाँ पर सब्सटेंस है, तो उसमें से एक को हीट को लॉस करना है, दूसरे को हीट को गेन करना है, अगर वो पहले से अलग अलग टेम्परेचर पर रखे गए हैं तो, ठीक है। और फिर क्या होगा, फाइनल एक कॉमन टेम्परेचर को वो लोग अटेंड कर लेंगे, तो फिर आपसे वही फाइनल टेम्परेचर पूछा जाएगा। अगर दो से अधिक टाइप का अगर वहाँ पे आपको सब्सटेंस या बॉडी दिया हुआ है, तो उनमें से कोई भी एक हीट को लूज करेगा तो बाकी दो गेन करेगा, कोई भी दो हीट को लूज करेगा तो जो अकेला बच गया वो हीट को गेन करेगा। लेकिन कोई भी प्रोसीजर हो उसमें आपका जितना भी ओवरऑल बॉडी हीट लॉस कर रहा है, तो उसी सिस्टम का जो बाकी बचा हुआ कंपोनेंट होगा वो सब क्या करेंगे, हीट को गेन करेंगे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो सिंपल सा ये है, हीट लॉस बराबर हीट गेन। अब देखो बच्चों, यहाँ पर मैं आपको छोटा सा एक एनालॉजी समझाता हूँ, एक प्रॉब्लम के थ्रू, जनरल लाइफ प्रॉब्लम के थ्रू। आईएएस वगैरह में भी इस तरह के क्वेश्चंस जो इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन है आपका, इस वीडियो के लास्ट में आप इसका कमेंट सेक्शन में जवाब देने की कोशिश करना कि सही जवाब क्या होगा। मैं आपको हिंट यही कर सकता हूँ कि इसका जवाब अगर आप यहाँ पर जो ये कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल है, अगर आप इसके हिसाब से सोचोगे तभी सही जवाब आएगा, अदरवाइज आपको वो अलग अलग जवाब आ सकता है, ठीक है। तो सवाल क्या है समझ लो, जैसे कि कोई एक शॉपकीपर होता है, एक दुकानदार है, ठीक है। उसके पास एक ग्राहक आता है, कस्टमर आता है, और वो उस शॉपकीपर से कुछ सामान खरीदता है। मान के चलो कि 200 रुपये का उसने कोई सामान खरीदा, ओके, 200 रुपये का उसने एक कुछ सामान खरीद लिया दुकान से, और बदले में फिर क्या किया, उसने 500 रुपीज़ का नोट दे दिया, ठीक है। दुकानदार को 500 रुपीज़ का कस्टमर ने नोट दे दिया। अब संजोग से क्या हुआ कि उस समय दुकानदार के पास छुट्टे पैसे नहीं थे, तुरंत दुकान खोला था, कोई छुट्टा पैसा नहीं उसके पास, ठीक है। तो वो क्या करता है, बगल वाले दुकान पर चला जाता है, बगल वाले दुकान पर जा कर के और वो जो 500 रुपया दिया था उसका छुट्टा करा के लाता है, मतलब 500 के नोट्स जो है वो उधर से लेकर के आ जाता है। अब वो क्या करेगा, तो उसमें से अपने 200 रुपये 200 रख लेगा, बाकी 300 जो है कस्टमर को दे देगा, और उसको 200 रुपये का सामान दिया था तो वो उसको दे देगा, वो लेके अपना कस्टमर चला जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद देखता है कि ये जो शॉपकीपर था, इसके पास एक दूसरा जो दुकानदार जिससे कि इसने छुट्टे करवाए थे, वो दुकानदार दौड़ा दौड़ा इसके पास आता है। वो कहता है, भाई आपने जो अभी 500 रुपये का नोट मुझे दिया था, जिसके आपने मेरे से 500 के छुट्टे लिए, वो तो ये 500 का नोट जो आपने दिया है तो नकली है, ये तो चल नहीं रहा, ये तो गलत है। तो ये ऐसा करो, ये आप अपना 500 अपने पास रखो, मैंने जो आपको छुट्टे वापस किए थे वो मुझे वापस कर दो, ठीक है। तब जाके ये दुकानदार भी उसको ठीक से देखता है नोट को, तो उसको भी समझ में आता है कि हाँ भाई ये तो नकली है। तो अब क्या हो गया कि इसको फिर अपने घर से, मतलब कि मान लो कि किसी को फ़ोन करता है अपने घर में, अपने बच्चे से बुलाता है कि भाई बच्चा कुछ पैसे लेकर के आ जाओ दुकान पर। तो फिर वो अपने घर से पैसे मंगवा करके वापस इस दुकानदार को 500 रुपये का आप सही नोट वापस दे देता है, और जो उसने 500 का डुप्लीकेट नोट दिया था जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जीरो वैल्यू, उसको फाड़ के फेंक दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसको वो वापस ले लेता है, ठीक है। और अपना जो वो वाला दुकानदार था, दूसरा दुकानदार, वो अपना इससे करेक्ट 500 कलेक्ट करके चला जाता है। अब ये जो शॉपकीपर बच गया जिसने सामान बेचा था, ठीक है,
जिसको कि एक्चुअली सीधी सी बात है लॉस किसको हुआ है, दुकानदार को लॉस हुआ है। तो ये अब अपना लॉस लिखने के लिए अगर डायरी में बैठता है तो आपको बताना है कि ये कितने का लॉस लिखेगा अपनी डायरी में, ओवरऑल इसको कितने का लॉस हुआ। ठीक है, मतलब सारा जो सामान इसने बेचा, सामान की वैल्यू को भी जोड़ करके और पैसों का भी जो लॉस लगा है उस सबको जोड़ करके इस आपको बताना है इसको टोटल लॉस कितने का हुआ। ठीक है, तो इसको आप ठीक से सोचिएगा। अगर आप किसी प्रिंसिपल पर सोचते हैं तब तो आपको सही आंसर आएगा, अदरवाइज ऐसे आप हाइपोथेटिकल वे में आप जैसे मन तैसे सोचने लग गए तब तो आप जितनी बार सोचोगे उतनी बार आपको अलग अलग तरह के आंसर्स आ सकते हैं। इसमें मैं यही आपको हिंट करूंगा बार बार कि हिट लॉस इक्वल टू हिट गेन। तो इसी को आप कह सकते हो कि अगर किसी को प्रॉफिट हुआ है तो किसी को लॉस हुआ होगा, तो नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट लॉस। नेट प्रॉफिट अगर किसी को हुआ है तो उतना ही नेट लॉस किसी दूसरे को हुआ होगा, है ना। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो इस थ्योरी के आधार पर आप जो मैंने कहा उसका आंसर कमेंट सेक्शन में करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और हम लोग फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और आपको यहाँ पर मिक्सिंग वाले प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।